नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूं वीणा पाणी संस्कृत क्लासेज में। साथियों, संस्कृत साहित्य के इतिहास इस विषय में हमारी चर्चा चल रही है। आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास का काल विभाग पढ़ेंगे और इसका काल विभाग, यह काल है कितना बड़ा, उस काल का विद्वानों ने कितना भाग किया है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे साथ आप अंत तक बने रहिए। चलिए तो देखते हैं हमारा यह जो काल विभाग है संस्कृत साहित्य के इतिहास का, वह कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले तो प्रारंभ होता है भरत मुनि से। यह आप लोग जानते हैं जो साहित्य शास्त्र के इतिहास में सबसे प्रारंभ का जो काल है वह भरत मुनि से प्रारंभ होता है। ठीक है, भरत मुनि से प्रारंभ होता है यह काल। और भरत मुनि का काल कितना है बताया गया है, तो विक्रम के 2 शताब्दी से पहले से लेकर के 2 शताब्दी के बाद तक का काल जो है यह भरत मुनि का काल है। ठीक है, और अब इससे क्या समझ में आ रहा है, इस प्रकार विक्रम के 2 शताब्दी पूर्व से लेकर के 18वीं शताब्दी तक के पंडित राज जगन्नाथ, आशाधर भट्ट और अलंकार कौस्तुभकार विश्वेश्वर पंडित तक अलंकार शास्त्र के साहित्य का निर्माण होता रहा है। समझ रहे हैं, विक्रम शताब्दी 2 शताब्दी के पूर्व से लेकर के 18वीं शताब्दी तक का जो काल है वह संस्कृत साहित्य के इतिहास का काल है। और यदि हम इस प्रकार से देखें तो विक्रम पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक का लगभग 2000 वर्ष के बीच में अलंकार शास्त्र का इतिहास फैला हुआ है। साथियों, आप यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए पंडित राज जगन्नाथ हुए, आशाधर भट्ट हुए और अलंकार कौस्तुभकार विश्वेश्वर पंडित हुए। इन सभी के रचनाएं मिलती है। अब एक अलंकार कौस्तुभकार विश्वेश्वर पंडित हैं, यहाँ उनके ग्रंथ के साथ में उनका आचार्य का नाम लिखा हूँ। इस प्रकार से नाम लिखने से क्या होता है, दिमाग में बैठ जाते हैं ये। और कई बार एग्जामों में देखते हैं डायरेक्ट ग्रंथकार के रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है प्रश्न, और बड़ा नया सा लगता रहता है वो ग्रंथ। तो क्यों, तो इसी प्रकार से दिया रहता है तो हम छूट जाता है हमें उससे। तो इस प्रकार से यदि याद करेंगे तो नहीं छूटेगा ऊपर परीक्षा में यदि प्रश्न पूछा गया तो देखिए, तो संस्कृत साहित्य के इतिहास का कालखंड कितना हो गया कुल, तो 2000 वर्षों का। अब इन 2000 वर्षों का अधिकांश विद्वानों ने कितने भागों में बांटा, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। तो अधिकांश विद्वानों ने इन 2000 जो वर्ष है इनको 4 भागों में विभक्त किया, 4 भागों में बांटा है। वह कौन कौन सा भाग है, तो एक है प्रारंभिक काल, दूसरा है रचनात्मक काल, और तीसरा है निर्णयात्मक काल, और चौथा है व्याख्यात्मक काल। ठीक है, तो क्या प्रारंभिक काल कितना वर्ष का है, तो प्रारंभिक काल अज्ञात काल से लेकर के भामह तक। अज्ञात काल लिखा जो भरत मुनि का एग्जैक्ट काल मिलता नहीं है, वास्तविक काल जो क्या है उनका यह मिलता नहीं, तो वहाँ से लेकर के भामह तक के काल का मतलब मान लीजिए भामह 600 शताब्दी, 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी तक के काल का है। ठीक है, अब रचनात्मक काल क्या है, रचनात्मक काल 6वीं शताब्दी से लेकर के 600 संवत से लेकर के 800 संवत तक, ऐसे समझिए। रचनात्मक काल 600 संवत से लेकर के 800 संवत तक का काल है। और निर्णयात्मक काल कितना है, तो 800 से 1000 संवत्सर तक। और व्याख्यात्मक काल है 1000 संवत से लेकर के 1750 संवत तक। देखिए, इन आचार्यों के नाम के साथ मैं यहाँ पे कोडिंग किया हूँ, तो यह और भी आसान हो जाएगा याद रखने में आपको। प्रारंभिक काल, प्रारंभिक आचार्य हमारे हैं भरत मुनि भामह, तो इनका जो काल है वह है प्रारंभिक काल। अब रचनात्मक काल, भामह के बाद जितने भी आचार्य हुए हैं आनंदवर्धन तक के, वह सब रचनात्मक काल में आ जाते हैं। और निर्णयात्मक काल क्या है, वह है आनंदवर्धन से लेकर के मम्मट तक का, मम्मट तक के काल को निर्णयात्मक काल कहा गया है। और व्याख्यात्मक काल का क्या है, तो मम्मट से लेकर के जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ और विश्वेश्वर पंडित तक के काल को व्याख्यात्मक काल कहा गया है। ठीक है, इससे आचार्य भी समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। चलिए तो आगे देखते हैं क्या है। विभाग काल समझ में आ गया, प्रारंभिक काल में क्या हुआ, रचनात्मक काल में क्या हुआ, और निर्णयात्मक काल में क्या हुआ, और व्याख्यात्मक काल में क्या हुआ, इन सब के बारे में जानते हैं संक्षिप्त में। प्रारंभिक काल, इस काल में मुख्य रूप से भरत और भामह 2 ही आचार्य पाए जाते हैं। प्रारंभिक काल में 2 ही आचार्य प्राप्त होते हैं मुख्य रूप से, एक भरत मुनि और एक भामह। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ग्रंथ साहित्य शास्त्र का मुख्य ग्रंथ है। यह आप लोग जानते हैं, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, वह बहुत ही मुख्य ग्रंथ है।
मुख्य और प्रमुख ग्रंथ हो जाता है साहित्य शास्त्र का, पहला ग्रंथ है वह, ठीक है। और भरत के बाद वास्तव में यदि कोई आचार्य मिलता है तो वह है अलंकार शास्त्र का। वह कौन है प्रथम आचार्य? तो भामा, जिन्होंने काव्य अलंकार लिखा, ठीक है। अब एक चीज़ और बताने वाली बात है, जहाँ महज 10 अलंकारों के बारे में, महज 10 अलंकार प्राय लगभग अलंकारों की चर्चा किया इन्होंने नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने, लेकिन अलंकार काव्य अलंकार में भामह ने कुल 38 अलंकारों की चर्चा किया इन्होंने। इसलिए इनकी किताब का नाम भी, ग्रंथ का नाम भी क्या हुआ? काव्यालंकार, काव्य जो अलंकारों से अलंकृत है, ठीक है। अब देखिए रचनात्मक काल में क्या हुआ। रचनात्मक काल 600 संवत से 800 संवत तक का, यह काल साहित्य शास्त्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काल रहा है। क्यों? इस काल में अनेक आचार्यों ने अनेक नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, इसलिए यह बहुत मुख्य हो जाता है रचनात्मक काल, ठीक है। जिससे इस शास्त्र के 4 संप्रदाय का उदय हुआ। नए नए सिद्धांतों के कारण इस शास्त्र के इतिहास में 4 संप्रदाय, नए नए संप्रदाय उभर कर आए, सामने आए, जिनमें आप जानते हैं सबसे पहला संप्रदाय रस संप्रदाय है, उसके बाद अलंकार संप्रदाय, फिर रीति संप्रदाय, फिर ध्वनि संप्रदाय। यह 4 संप्रदाय तत्कालीन स्थिति में आ गए थे। आप देख रहे हैं अलंकार संप्रदाय में भामह, उद्भट और रुद्रट यह मुख्य आचार्य हुए हैं। भामह अलंकार संप्रदाय के संस्थापक हैं। रीति संप्रदाय के दंडी और वामन, जो वामन है वो रीति संप्रदाय के संस्थापक हैं। और रस संप्रदाय के हैं भरत, लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, यह भरत मुनि जो है वह इसके संस्थापक हैं। और ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन ही इसके संस्थापक है। इस प्रकार से रचनात्मक काल काफ़ी रचनाओं को लेकर के आया, ठीक है। अब निर्णयात्मक काल में क्या हुआ सो देखिए। इस युग के प्रसिद्ध आचार्य हुए ध्वन्यालोक की प्रसिद्ध टीका करने वाले लोचन एवं नाट्यशास्त्र की अभिनव भारतीय टीका के निर्माता अभिनव गुप्त, यह निर्णयात्मक काल के कवि रहे हैं। और वक्रोक्ति जीवितकार कुंतक, जो वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक भी हैं। और व्यक्ति विवेककार महिम भट्ट, जो ध्वनि संप्रदाय के कट्टर विरोधी हैं। इनके अतिरिक्त इस काल में रुद्र भट्ट, भोजराज तथा धनिक और धनंजय भी इसी काल के उज्ज्वल रत्न रहे हैं। समझ गए? निर्णयात्मक काल के ये सब कवि हैं। अगला देखते हैं, हमारा टॉपिक है व्याख्यात्मक काल। चौथा है कौन? व्याख्यात्मक काल। व्याख्यात्मक काल संवत 1000 से लेकर के 1750 ईस्वी तक का काल व्याख्यात्मक काल कहा गया है। इस काल के प्रमुख आचार्य हैं हेमचंद्र, विश्वनाथ, जयदेव, रुय्यक, अप्पय दीक्षित, शारदा तनय, सिंह भूपाल, भानुदत्त, रूपक गोस्वामी, राजशेखर, क्षेमेंद्र, अमरचंद्र। यह सब व्याख्यात्मक काल के मुख्य कवि हैं। अब काल विभाग तो आप लोग समझ लिए हैं। हमारे साहित्य शास्त्र में के इतिहास में हम 6 संप्रदाय से भी अवगत होते हैं। 6 संप्रदाय बहुत ही मुख्य हो जाता है और सभी संप्रदाय के अलग अलग आचार्य हैं। आचार्य भी सभी संप्रदाय के अलग अलग हैं, तो उन सब के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है यह आचार्य किस संप्रदाय से संबंधित है, तो इसलिए यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए साहित्य शास्त्र के 6 संप्रदाय हैं कुल, ठीक है। पहला संप्रदाय रस संप्रदाय है, जो यहाँ लिखने में दिक्कत हुआ है। पहला रस संप्रदाय है, सबसे प्राचीन, अति प्राचीन रस संप्रदाय ही है, जिसका संस्थापक भरत मुनि है। और लोल्लट, शंकुक और भट्टनायक जो इसके व्याख्याकार हैं। और शारदा तनय, सिंह भूपाल, भानुदत्त, रूपक गोस्वामी, यह सब रस संप्रदाय के आचार्य हैं, प्रमुख आचार्य हैं यह सब। उसके बाद अलंकार संप्रदाय, इसके संस्थापक है भामह। अन्य आचार्य हैं इसके उद्भट, रुद्रट, जगन्नाथ, पंडितराज जगन्नाथ और विश्वेश्वर पांडे, यह सब अलंकार संप्रदाय के आचार्य हुए। रीति संप्रदाय के, और जिसको गुण संप्रदाय भी कहा जाता है, वह उसके संस्थापक है वामन और उसके आचार्य हो गए दंडी। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, आप लोग जानते हैं आनंदवर्धन इसके संस्थापक हैं। मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। रुय्यक, विश्वनाथ, हेमचंद्र, विद्याधर, विद्यानाथ, जयदेव, अप्पय दीक्षित, अभिनव गुप्त, यह सब किसके आचार्य हुए? यह सब ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक इस संस्थापक भी हैं और यही आचार्य हैं, और कोई नहीं है इनके। और औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र हैं, इसके संस्थापक भी हैं और यही आचार्य भी हैं। कवि शिक्षा को लेकर के जिन आचार्यों ने अपनी ग्रंथ लिखा है, उनका नाम
राजशेखर ने ग्रंथ लिखा, क्षेमेंद्र ने लिखा, हरि सिंह ने लिखा, अमरचंद्र ने लिखा और देवेश्वर ने कवि शिक्षा को लेकर के अपना ग्रंथ लिखा है। जो कवि कैसे होने चाहिए, कवि के क्या गुण होते हैं, कवि को किस प्रकार की रचना करनी चाहिए, किस प्रकार से रचना रची जाती है, इन सब को लेकर के इन आचार्यों ने अपना ग्रंथ लिखा है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए यह पर्याप्त है। तो आपको यदि यह वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, विद्या को बांटिए, बांटने से विद्या बढ़ती है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक, नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए शुभ दिन। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवादाः।